गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम आपके लिए फिर से जीआईटी सिस्टम का एक नया टॉपिक लेकर आए एंड टॉपिक इज एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन की कि एक्चुअली में एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है और क्या होती है, ये कौन सी टाइप की डिजीज़ है। तो इट इज़ ए कंजेनाइटल डिजीज ऑफ एब्डोमिनल वॉल इन विच अकर्स हर्निएशन या फिर प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स थ्रू अम्बिलिकल रिंग और लेटरल एब्डोमिन ड्यू टू डेवलपमेंटल मार्फॉर्मेशन। यानी कि एक कंजेनाइटल डिजीज है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है। तो वो डिजीज जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के टाइम पे ही एक बेबी के अंदर क्रिएट हो जाती है या एट बर्थ के टाइम पे वो प्रेजेंट होती है। तो वो डिजीज कौन सी होती है? कंजेनाइटल डिजीज। अब ये एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, ये कंजेनाइटल डिजीज है। अब होता क्या इसमें कि एब्डोमिनल वॉल रहता है वो कम्प्लीटली रूप से डेवलप नहीं हो पाता है, मतलब माल फॉर्मेशन रहता है, जिसके कारण क्या होगा, जो अंदर के एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो बाहर की ओर क्या हर्निएटेड हो जाएंगे, प्रोट्यूज हो जाएंगे, एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करके बाहर की ओर आ जाते हैं। जैसे लाइक एज लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, कहाँ से? या तो अम्बिलिकल रिंग से या फिर लेटरल एब्डोमिनल, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड एब्डोमिनल वॉल से, या फिर जो अपना अम्बिलिकल रिंग होती है वहाँ से बाहर की ओर प्रोट्यूज हो जाती हैं ड्यू टू द मालफॉर्मेशन ऑफ एब्डोमेन। ओके, तो इसे ही बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं और अब बात करने वाले हम इट इज़ मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग 6 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन। अब इस सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में और किस टाइम पे देखने को मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेगी जब बेबी 6 से 10 वीक का होगा इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर, तब ये कंडीशन डेवलप होती है मोस्टली रूप से। अब फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो अननोन है, कोई भी कोज पता नहीं है कि क्यों उसका माल फॉर्मेशन हो जाता है, जो अच्छी तरीके से डेवलपमेंटल नहीं हो पाता है एब्डोमिनल वॉल का। तो इसका कोई एग्जैक्ट कोज पता नहीं है अभी तक। अब हम बात करने वाले रिस्क फैक्टर की कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट वन होगा यंग मैटरनल। आज अगर किसी वुमेन की या किसी लेडीज की एज ज़्यादा है, यानी कि वो 35-40 साल की है, उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी अचीव करती है तो उसके बेबी के अंदर ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करें स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बाय प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, अल्कोहल वगैरह कंजप्शन कर रही है, तो उसके बेबी के अंदर भी इस टाइप के कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले टाइप्स की कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो मेनली रूप से इसके दो टाइप्स होते हैं। और टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं? टाइप्स डिपेंड करते हैं साइट के ऊपर कि एब्डोमिनल जो ऑर्गन है वो कहाँ से निकल रहे हैं, या तो अम्बिलिकल रिंग से बाहर निकल रहे हैं या फिर लेटरल वॉल से बाहर निकल रहे हैं। ओके, उस बेस पे इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन बात करें ओम्फेलोसेल एंड सेकंड वन है गैस्ट्रोस्चेसिस। तो 2 टाइप के होते हैं। ओम्फेलोसेल क्या होता है? जब ऑर्गन एब्डोमिनल ऑर्गन अम्बिलिकल रिंग के थ्रू बाहर हो जाते हैं, मतलब प्रोट्यूज हो जाते हैं, हर्निटेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे? ओम्फेलोसेल बोलते हैं। और गैस्ट्रोस्चेसिस जब एब्डोमिनल ऑर्गन लेटरल वॉल से, जो एब्डोमिन की लेटरल वॉल होती है तो राइट साइड या लेफ्ट साइड से प्रोट्यूज हो जाते हैं एब्डोमिनल से बाहर की ओर, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोस्चेसिस। ओके, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोसिस से होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें ओम्फेलोसेल की। तो एम्फेलोसेल होता है हर्निएशन या प्रोट्रूजन ऑफ ए एब्डोमेन ऑर्गन्स लाइक लीवर, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा थ्रू द अम्बिलिकल रिंग। जो अम्बिलिकल रिंग से क्या हो जाते हैं, जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो बाहर की ओर प्रोट्यूज हो जाते हैं, हर्निटेड हो जाते हैं, दैट कवर्ड विद ट्रांसल्यूकेंट पेरिटोनियल सैक एंड फेल टू रिटर्न फ्रॉम अम्बिलिकल कोड ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जैसे कि 6 से 10 वीक का बेबी हुआ है अभी गेस्टेशन एज के अंदर इंट्रायूटराइन लाइफ में, तो क्या होगा कि एब्डोमिनल वॉल अच्छी तरीके से क्लोज नहीं हो पाएगी, तो एब्डो जो अम्बिलिकल रिंग है वहाँ से अगर एब्डोमिनल ऑर्गन्स बाहर आते हैं, लीवर या इंटेस्टाइन, और वो किसके द्वारा कवर रहते हैं? ट्रांसल्यूकेंट पेरिटोनियल सैक के द्वारा कवर रहते हैं, बाहर की ओर प्रोट्यूज हो जाते हैं, और वापस से ये जब बेबी धीरे धीरे डेवलप होता है और आगे एज बढ़ती है तो वापस प्लेस नहीं हो पाते, रिप्लेस नहीं हो पाते नॉर्मल कंडीशन में। इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं? ओम्फेलोसेल बोल देते हैं। इसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो भी ऑर्गन्स बाहर आते हैं वो एक कवरिंग लेयर से कवर रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल सैक बोलते हैं। ओके, इस टाइप से क्या होगा, बाहर की ओर प्रोट्यूज हो गए, हर्निटेड हो गए जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, बट इसके ऊपर क्या है? कवरिंग लेयर प्रेजेंट है, जैसे आप देख पा रहे कवर हो रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल सैक बोलते हैं। इससे यह कवर रहता है कंप्लीट रूप से।
और वापस रिप्लेस नहीं हो पाता। जैसे जैसे बेबी डेवलप होता है तो ये वापस रिप्लेस नहीं होता, बाहर की तरफ ही रह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ पेरिटोनियल सैक रप्चर दैट कैन लीड एविसरेशन। अगर पेरिटोनियल जो सैक है किसी भी कंडीशन की वजह से रप्चर हो गए, फट गए, तो इस कंडीशन, किस कंडीशन को, एक नई कंडीशन को लीड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, या एविसरेशन बोल देते हैं। अब एविसरेशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। एविसरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सेपरेशन ऑफ वुंड एज एंड प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन फ्रॉम इट, यानी कि कोई वुंड था, वो क्या होगा, पहले तो जुड़ा हुआ है उसके अंदर अच्छी तरीके से अटैच है कोई भी चीज़, अब वहाँ पे वुंड हुआ और उसके एज सेपरेट हो गए, अलग अलग हुए, और उसके बाद अंदर से कोई भी ऑर्गन बाहर की तरफ निकल जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, एविसरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या था ओम्फेलोसेल में, जो पेरिटोनियल सैक वो कंप्लीट रूप से कवर कर रखा था, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स बाहर की ओर प्रोड्यूस हो रहे थे। अब जैसे ये रप्चर हो जाएगा तो ये ऑर्गन्स क्या है, बाहर की तरफ फैल जाएंगे पूरी तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा, एविसरेशन कहलाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन मैनेजमेंट की, कि कौन कौन से मैनेजमेंट करते हैं। तो बिफोर जो बर्थ है उसका मैनेजमेंट इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं होता है, जो भी एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की कंडीशन होती है। आफ्टर, जस्ट आफ्टर बर्थ मैनेजमेंट कर देना चाहिए, और तभी पॉसिबल होता है जस्ट आफ्टर द बर्थ, उससे पहले पॉसिबल नहीं है इसका ट्रीटमेंट। तो जस्ट जैसे ही किसी बेबी का बर्थ हुआ है और उसके अंदर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की कंडीशन प्रेजेंट है, लाइक एज ओम्फेलोसील अगर प्रेजेंट है, तो कौन सा मैनेजमेंट अपन प्रोवाइड करेंगे एक बेबी को। कवर द साइट, सबसे पहले जो साइट है जो ओम्फेलोसील हुआ है, यानी कि जो ऑर्गन प्रोड्यूस हुए हैं, उनको स्टेराइल गोज के द्वारा कवर करेंगे, दैट सोक्ड विद नॉर्मल सेलाइन टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइनेस ऑफ एब्डोमेन कंटेंट एंड हीट लॉस। क्या होगा, उसको कवर करेंगे, गोज पीस लेंगे, उनको नॉर्मल सेलाइन के अंदर अच्छी तरीके से भिगो लेंगे, उसके बाद उसको कंप्लीटली रूप से उस साइट को कवर कर देते हैं, ताकि जो भी ऑर्गन बाहर की ओर प्रोड्यूस हुए हैं वो ड्राई ना हो, सूख ना जाए, और हीट लॉस नहीं हो जाए। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके अंदर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है हीट लॉस, यानी कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन। और हाइपोथर्मिया एक साइलेंट किलर डिजीज है, किसी बेबी को अगर हाइपोथर्मिया हो गया, थोड़ा बहुत भी अगर हीट के लॉस हो गई, तो बेबी की डेथ हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेराइल गोज को नॉर्मल सैलाइन में भिगो के उस साइट को कवर कर देंगे जहाँ से ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्शन ये रखना है जस्ट आफ्टर द बर्थ। एंड नेक्स्ट एक्शन, असेस द वाइटल साइन, एवरी 2 to 4 आवर वाइटल साइंस असेस करने, मेनली रूप से टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि हाइपोथर्मिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक बेबी के अंदर इस कंडीशन, क्योंकि जो ऑर्गन है वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और जो टेम्परेचर रेगुलेशन लॉस होने से, हीट लॉस होने से कौन प्रिवेंट करता है, अपनी स्किन मेनली रूप से बैरियर का काम करती है। अब वहाँ पे स्किन है ही नहीं, वो एबसेंट है, पूरा ऑर्गन बाहर निकले हुए हैं एब्डोमेन के, तो हीट लॉस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। तो टेम्परेचर टाइम टू टाइम चेक करना है, उसको कवर रखना अच्छी तरीके से, हीट लॉस से प्रिवेंट करना है, वरना बेबी की डेथ हो सकती है। एंड नेक्स्ट जो एक्शन रखेंगे अपन वो करेंगे, एनपीओ पे रखेंगे बेबी को, कुछ भी फीडिंग वगैरह नहीं करवाएंगे, और आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे नॉर्मल हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, बेबी को केयरफुली हैंडल करेंगे ताकि जो पेरिटोनियल सैक है वो रप्चर ना हो जाए। अगर वो रप्चर हो गई तो पूरे जो ऑर्गन है बाहर की तरफ बिखर जाएंगे, और बहुत फिर कंडीशन को संभाल पाना मुश्किल होता है, हीट लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, बेबी की डेथ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पेरिटोनियल सैक रप्चर हो जाए तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो जस्ट आफ्टर द बर्थ करते हैं, जब तक सर्जरी परफॉर्म नहीं कर देते। मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी। इसमें क्या वापस से रिप्लेस करते हैं नॉर्मल पोजीशन में, जो भी ऑर्गन बाहर की ओर प्रोड्यूस हुए हैं, हर्निएटेड हो चुके हैं, उनको वापस रिप्लेस कर देते हैं उनकी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और सर्जरी करेंगे अपन रिकन्स्ट्रक्टिव। रिकन्स्ट्रक्टिव मतलब कि किसी भी चीज़ को वापस से अब नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में प्लेस करना। अब इसमें किस टाइप से वापस से रिप्लेस करते हैं, इन दिस द सर्जन, इसमें क्या करते हैं, जो सर्जन होता है अप्लाई साइलो बैग या प्लास्टिक पाउच ऑन ओम्फेलोसील, जो ओम्फेलोसील है उसके ऊपर को कंप्लीट रूप से प्लास्टिक बैग या फिर जो साइलो नाम का एक बैग आता है उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, और एवरी 2 to 3 days जेंटली टाइट द पाउच टू पुश द प्रोड्यूस्ड ऑर्गन इनटू द बेली। सबसे पहले साइलो बैग लेगा सर्जन, उसके बाद उसको जो इम्फोलेसिल हुआ है वहाँ पे उसके ऊपर प्लेस कर देगा, और उसको थोड़ा सा टाइट बांध देगा। जैसे फिर वो फोर्स के द्वारा, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा थोड़ा सा अंदर जाएगा। एवरी 2 दिन जैसे अंदर जाता जाता है, उसके 1-2 दिन बाद वापस से थोड़ा और नीचे से टाइट कर देता है, फिर और अंदर, फिर और टाइट कर देता है, थोड़े नीचे से और बांध देता है। तो इस तरीके से कंप्लीट रूप से धीरे 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 कुछ वीक्स के अंदर वो पूरी तरीके से ऑर्गन रिप्लेस हो जाते हैं आसानी से। अब आपको डायग्राम दिखाते हैं, इस टाइप से पहले प्लेस कर देंगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ऊपर से टाइट कर देते हैं, थोड़ा प्रेशर की सहायता से ये अंदर की ओर चला जाए, एंड उसके बाद धीरे धीरे टाइट करते चले जाते हैं। जैसे अंदर जाएगा और नीचे से बांध देंगे, फिर अंदर जाएगा और नीचे से, फिर और अंदर जाएगा और नीचे से, फिर एक दिन ये कम्प्लीटली रूप से
पूरा अंदर रिप्लेस हो जाता है अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो इसमें नॉर्मली रूप से कुछ वीक्स का टाइम लग जाता है और आपको दिखाते हैं किस टाइप से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो इस टाइप से साइलो बैग ले लेंगे और साइलो बैग को प्लेस कर देंगे जो भी प्रोट्यूज ऑर्गन है उनके ऊपर, और धीरे धीरे टाइट करते जाते हैं। एवरी 2 to 3 डे अंदर चलता जाएगा, थोड़ा सा फिर टाइट कर देंगे, फिर थोड़े देर 1 दिन बाद 2 दिन बाद थोड़ा सा अंदर जाएगा, फिर वापस से और टाइट कर देंगे ऊपर से। तो इस तरीके से एक दिन कुछ वीक के बाद, 1 से 2 वीक के बाद पूरी तरीके से वापस रिप्लेस हो जाता है अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। अब ये सर्जरी परफॉर्म कर दी गई, अंदर डाल दिया गया, सारा जो भी मटेरियल बाहर निकला हुआ था उसको वापस से रिप्लेस कर दिया गया। अब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने, सर्जिकल साइट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, क्योंकि उसके बाद कंप्लीट रूप से अंदर डाल के जो भी रिप्लेसमेंट करके जो भी ऑर्गन बाहर निकले हैं सूचरिंग कर देते हैं ताकि वापस से बाहर ना आ जाए वो। उसके बाद क्या है, सर्जिकल साइट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। असेस द साइट ऑफ सर्जरी फॉर एबनॉर्मल ड्रेनेज, स्वेलिंग, रेडनेस। अगर इस टाइप के ड्रेनेज, एबनॉर्मल स्वेलिंग या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिल रहे हैं दैट इंडिकेट द इन्फेक्शन, और अपने को एचसीपी को इन्फॉर्म करना है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है वापस से। पेरिटोनाइटिस वगैरह की कंडीशन, अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं और बेबी की डेथ हो सकती है। तो ये मेन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होते हैं। उसके बाद पेन मेडिकेशन देते हैं लाइक एसिटामिनोफेन या फिर एनसेड्स, ताकि स्यूचरिंग साइट पे पेन वगैरह ना हो बेबी को। एंड एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। नॉर्मल हाइजेनिक प्रोसीजर, हाइजेनिक जो एक्टिविटी तो मेंटेन करनी है, साथ में एंटीबायोटिक्स भी दे देंगे, अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो भी जाता है वो ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट वन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करें, प्रोवाइड पेरेंटल न्यूट्रिशन अंटिल कंडीशन कम्प्लीटली रिकवर, जब तक कि कंडीशन कम्प्लीटली रिक्योर नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी वापस से रिप्लेस किए गए हैं तो अच्छे तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे थोड़े दिनों तक, इंटेस्टाइन वगैरह ये, तब तक पेरेंटल न्यूट्रिशन ही देना है, एनपीओ पे मेंटेन रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, गैस्ट्रोइस्चेसिस। अब गैस्ट्रोइस्चेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रोड्यूसन या फिर हर्निएशन ऑफ एब्डोमेन कंटेंट मेनली रूप से इंटेस्टाइन का होता है, और लेटरल साइड मेनली राइट साइड, अम्बिलिकस के राइट साइड से, जैसे कि ये बीच में मिड पॉइंट पे अम्बिलिकस होती है, नाभि होती है अपनी, उसके राइट साइड से एब्डोमिनल वॉल से क्या है, अगर इंटेस्टाइन बाहर की ओर निकल जाती है, प्रोट्रूज हो जाती है, हर्निएटेड हो जाती है, तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रोइस्चेसिस बोलते हैं। ओके, जबकि ओम्फेलोसील में कहाँ हो रही थी, अम्बिलिकल रिंग के थ्रू जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स बाहर आ रहे थे, इसमें क्या है, राइट साइड जो एब्डोमिनल वॉल है लेटरल साइड की, वहाँ से प्रोट्यूज हो रहे हैं मेनली रूप से, कौन, इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। इस टाइप से राइट साइड से क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन बाहर की ओर प्रोट्यूज हो जाती है या हर्निएटेड हो जाती है, इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, गैस्ट्रोइस्चेसिस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं, इन दिस पेरिटोनियल सैक कवरिंग मेम्ब्रेन नोट प्रेजेंट ऑन द हर्निएटेड ऑर्गन, जो भी ऑर्गन बाहर की ओर हर्निएटेड हुए, बाहर की ओर निकल चुके हैं, उनके ऊपर कोई पेरिटोनियल सैक कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हीट लॉस के, इन्फेक्शन के। इट इज़ मोर सीवियर देन द ओम्फेलोसिल, क्योंकि सीधी बात है वहाँ पे कवरिंग लेयर प्रेजेंट है, वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट रखती है, यहाँ पे कवरिंग लेयर है ही नहीं, तो और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हीट लॉस होने के या अदर इन्फेक्शन क्रिएट होने के इंटेस्टाइन के अंदर, जो भी ऑर्गन बाहर की ओर प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर। ओके, अब बात कर रहे थे मैनेजमेंट की, किसी को गैस्ट्रोइस्चेसिस हो चुका है, अभी किसी बेबी का बर्थ हुआ है और उसको इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है गैस्ट्रोइस्चेसिस की, तो कौन से टाइप का मैनेजमेंट या कौन से टाइप की इंटरवेंशन परफॉर्म करने ज़रूरी है। जैसे अब जस्ट आफ्टर बर्थ की बात करें, जैसे बर्थ हुआ है और ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो कौन से एक्शन परफॉर्म करने, सबसे पहले वही करना है, नॉर्मल सेलाइन के अंदर गोज पीस को भिगोना है और कवर कर देना पूरी साइड को, और एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैपिंग भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेरिटोनियल सेक है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए प्लास्टिक की कवरिंग भी कर देते हैं, गोज पीस लगा के उसके ऊपर से वापस से प्लास्टिक की जो भी पाउच वगैरह से कवर कर देते हैं ताकि हीट लॉस ना हो, और सपोर्ट दे विसेरास, जो विसेरास मतलब, विसेरास का मतलब होता है जो इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनको विसेरास बोलते हैं। ओके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड हो जो भी बाहर की ओर प्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मेन एक्शन होता है। और अब बात कर लेते हैं सर्जरी। सर्जरी सेम है जो हम फेलोसील की तरह करते हैं, साइलो बैग लेंगे, जो भी प्रोड्यूस ऑर्गन उसको कवर करेंगे और धीरे धीरे हर दूसरे दिन टाइट करते चले थे, थोड़ा सा वो अंदर रिप्लेस होगा, फिर उसके वहाँ से टाइट कर देंगे ताकि बाहर की ओर ना आए, फिर थोड़ा रिप्लेस होगा, फिर टाइट कर देंगे, इस तरीके से धीरे 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 पूरा कंप्लीट रूप से एक दिन रिप्लेस हो जाता है, और उसको बाद में स्यूचरिंग से कवर कर देंगे साइट को। ठीक है, इस तरीके से गैस्ट्रोइस्चेसिस की कंडीशन को ट्रीट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की वजह से। तो सबसे पहले मेन जो कॉम्प्लिकेशन होगा हाइपोथर्मी होगा, क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं बाहर की ओर,
और हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे गोज पीस वगैरह इनका यूज करने, कवर करने। डिहाइड्रेशन, क्योंकि ड्राइनेस हो जाएंगे पूरे, बाहर की ओर तरफ आ चुके हैं ऑर्गन, क्योंकि परस्पायरेशन से इवापोरेशन हो जाएगा पूरा, जो भी फ्लूइड्स हैं अपनी बॉडी के वहाँ का इवापोरेशन हो जाएगा, जो भी ऑर्गन्स बाहर की ओर प्रोड्यूस हो चुके हैं वहाँ से। ठीक है, तो मेन दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, हाइपोथर्मिया एंड डिहाइड्रेशन। अब प्रिवेंशन की बात करें तो मेन प्रिवेंशन यही है कि गोज पीस लेना, जैसे ही किसी बेबी के अंदर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट प्रेजेंट है जस्ट आफ्टर बर्थ देखने को मिलता है, तो नॉर्मल सेलन के अंदर गोज पीस लेना, उनको कवर कर देना, सबसे पहला एक्शन यही होता है, वरना हीट लॉस हुई, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोथर्मिया होगा और बेबी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।